स्वागत है आपका अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं लवीशा सिंह। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। हमारे नेशनल हेड के पहुंचे एमडीए, जहां पर कोचिंग संचालकों ने अपना विरोध दर्ज कराया। कोचिंग संचालकों ने बताया कि किस तरीके से लापरवाही के तहत सील की कार्रवाई करते हुए ये भी चेक नहीं किया जाता कि अंदर कौन है। ऐसे ही एक गार्ड और एक कुत्ता सीलिंग की कार्रवाई के दौरान अंदर रह गया। सभी कोचिंग संचालकों ने कहा कि उन्हें टाइम दिया जाए जिससे वह सारे मानक पूरे करें और 1999 में बनी बिल्डिंग पर 2026 में कार्रवाई करना कहां का औचित्य है। देखिए कोचिंग संचालकों से अपना जिला की खास बातचीत। अभी कुछ दिनों पहले एक एपिसोड हुआ था जिसमें यूट्यूबर्स को और कोचिंग संचालक को अनपढ़, गंवार और कम नॉलेज वाला कहा गया था। राष्ट्रीय बहस हुई। वो बहस अभी दबी भी नहीं थी कि लखनऊ की एक 3 मंजिला इमारत में आग लगी। एक एनिमेशन सेंटर था, एक पेट सेंटर था और उसके बाद इस तरीके से खबर फ्लैश हुई कि जैसे कोचिंग में आग लगी हो। वो अलग बात है। लखनऊ प्रशासन के, उत्तर प्रदेश शासन के 2 बड़े अधिकारी, एक पुलिस के, एक प्रशासन के, दोनों सामने आए और उन्होंने कहा कि कोचिंग में आग नहीं लगी है। फिर भी मेरी जितनी कोचिंग संचालकों से बात हुई, विद्यालय संचालकों से बात हुई, सभी ने 15 लोगों की मौत पर शोक प्रकट किया और इस बात में हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ, हमें सुरक्षा के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सब फॉलो करने चाहिए। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, सरकार का एक तुगलकी फरमान आया है, इन सर्विस टीचर्स को टीईटी क्वालिफाई करना है और टीईटी की कोचिंग्स चल रही थी। लेकिन इसी बीच में विशेषकर कानपुर, नोएडा, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद में कोचिंग संचालकों पर ज़बरदस्त कार्रवाई हो गई। कोचिंग संचालक प्रशासन को हर स्तर पर मदद करने के लिए तैयार हैं, मदद कर रहे हैं। अधिकतर कोचिंग संचालक इस बात के लिए राजी हैं कि सर, आप जो पैरामीटर्स देंगे उनको 90% पूरा नहीं करेंगे, 100% पूरा करेंगे। लेकिन फिर भी इन कोचिंग संचालकों को जो नई पीढ़ी को कंपटीशन के लिए तैयार करते हैं, आज उस स्तर पर प्रताड़ित किया जा रहा है कि जैसे इन्होंने कोचिंग खोलकर एक जेल खोल दी हो या अपराध का सेंटर खोल दिया हो। आइए इन कोचिंग संचालकों से बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार का पैरामीटर, सरकार की जो भी गाइडलाइंस है वो सब ये पूरा करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ उन बच्चों को देखना है जो बच्चे अब टीईटी में बैठ रहे हैं, अगले कंपटीशन में बैठ रहे हैं, पूरे साल की फीस दे चुके हैं, लेकिन सरकारी आदेश के चलते कोचिंग बंद है। टीईटी का एग्ज़ाम है, कोचिंग बंद है, तो टीईटी के बच्चों को जो आपने पूरा फीस का स्ट्रक्चर बताया था वो वापस करना पड़ रहा है, डबल मार। देखिए, मैं आपको बता दूं, कोचिंग संचालकों को एक तरह से लग रहा है कि टारगेट बनाया जा रहा है, टारगेट बनाकर कार्रवाई की जा रही है। अभी एक कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो रही थी, तब हम लोग पहुंचे। जो एमडीए की एई हैं निकिता सिंह का व्यवहार ऐसा था जैसे हम लोग बहुत बड़े अपराधी हों, हम लोगों ने जो कोई बहुत बड़ा माफिया राज चला रखा हो। उन्होंने कहा कि ये होगा, हम तुम्हारे खिलाफ जेल भेज दें। अरे भाई, हम पूछ रहे हैं कि आप ये तो बताइए कि यहाँ सील किस लिए की जा रही है। तो सील के लिए रीज़न कोई नहीं था, बस आप वीसी साहब से बात करिए। जबकि हमें पता है वीसी साहब पिछले कई दिनों से छुट्टी पे थे। वीसी साहब बहुत ही कोऑपरेटिव व्यक्ति हैं, अभी हमारी मुलाकात उनसे नहीं हुई है। हम आश्वस्त हैं कि वो हम लोगों का कहीं ना कोई डीएम ने टाइम मिलने का दिया है आपको? हाँ, कल मेरी जो है डीएम साहब के फ़ोन नंबर पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि 10 से 12 मिल जाइए, लेकिन आज 10 से 12 में डीएम साहब अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, उस समय मौजूद नहीं थे।
हम गए थे, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में भी यही मांग रखी है कि जो पैरामीटर्स हमें दिए जाएंगे हम उन्हें पूरा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब बिल्डिंग सील हो जाएगी तो पैरामीटर्स कैसे पूरे किए जाएंगे। ऑफिस खोलने तक की हम लोगों ने कही है। डीएम साहब की, जहाँ तक मैं कहूँ, डीएम साहब से का पुराना नाता मेरठ जिले से रहा है, और मुझे लगता है कि वो पूर्ण रूप से जो है कोचिंग संचालकों का साथ देंगे और कहीं ना कहीं राहत की किरण हमें देंगे। एसओपी बननी चाहिए, सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। सर, हम जितने भी कोचिंग के लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, हम उनके पेरेंट्स के बाद अगर उनका कोई सबसे ज़्यादा ध्यान रखता है तो वो टीचर्स रखते हैं। हम सारे पैरामीटर पूरे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर कोई बिल्डिंग सीज हो जाती है तो उसमें पैरामीटर हम कैसे पूरे कर सकते हैं। दूसरी बात, जब सीलिंग की कार्रवाई हो रही है तो उसमें ये नहीं देखा जा रहा कि अंदर कोई आदमी है, उसे बाहर निकालना है या नहीं है। कल एक कोचिंग सीज हुई है, उसमें एक जो वर्कर है उसको अंदर ही बंद कर दिया, हमारे पास वीडियो वगैरह सब है, उसको अंदर ही बंद कर दिया है, फिर सील तोड़कर उसको निकाला गया है। तो अंदर कोई अध्यापक है, कोई भी मनुष्य है, जानवर है, ये कुछ सारी चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। आज भी कई सारे कोचिंग सील हुए हैं। टीचरों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो सर अच्छा नहीं है। तो हमारा तो प्रशासन से यही कहना है कि इस चीज़ को तो टीचरों के साथ थोड़ा कोऑपरेट किया जाए और हमें थोड़ा सा वक्त दिया जाए, जिससे हम सारी चीज़ें उनके पैरामीटर्स पूरा कर सकें। कितने साल से कोचिंग चला रहे हैं? करीब 25 साल हो गए। 25 साल में ऐसी समस्या आई? कभी नहीं, आज तक ऐसी कोई समस्या ही नहीं आई। माना सूरत में भी आग लगी थी, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने लीनेंट होके सभी लोगों को कोचिंग चलाने के लिए पूरा परमिशन दी। दिल्ली के बेसमेंट में भी पानी भर गया था, वहाँ पे भी मरे थे, तब भी इतना सख्ती नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इस बार तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आ रहे हैं और आते सील लगा रहे हैं। नोबडी इज आस्किंग कि भाई क्या है क्या नहीं है, कोई चीज़ नहीं डॉक्यूमेंटेशन देख रहे। कुछ नहीं, अभी नथिंग एक एट ऑल। ऐसी घटना भी घटी है कि उनके पास अभी फायर की एनओसी अभी आई है तुरंत। जब एनओसी फायर किया गया तो जो एई निकिता सिंह है, उन्होंने फायर की एनओसी देखना भी गवारा नहीं समझा और तुरंत कह दिया कि सील लगाओ। जी सर, दिल्ली की सीएम ने 1 महीने का समय दिया है। 900 कोचिंग दिल्ली में हैं, 1 महीने का समय दिया है। सर, हमारा संवैधानिक अधिकार तक छीन लिया। हमें भी तो सुना जाना चाहिए, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमें क्या उन्होंने नहीं कहा कि 1 महीने में अपने कागज़ पूरे कराओ, 1 महीने बाद हम आप पे कार्रवाई करेंगे, चेकिंग करेंगे? क्या सर हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? एटलीस्ट हमें 1 महीने का समय, 2 महीने का समय हमें मिले, ताकि हम अपने जितने हमारे भवन है जो माने गए। सर, जैसे सर ने कहा, सबसे ज़्यादा बच्चा अपने माँ बाप से जो नहीं कह पाता वो हमसे कहता है। तो ये लोग जो बात चल रही है ना सर, ये एक तरीके से अंधाधुंध केवल बस कोचिंग ही टारगेट है। आप बताइए, अगर कोई भवन पूरा अवैध है तो उसमें कोचिंग ही क्यों बंद किया? उसमें बाकी शॉप्स भी तो फिर अवैध हो गई ना। उसमें ऊपर के भी फ्लोर, नीचे के भी फ्लोर सारे अवैध होने चाहिए, लेकिन कोचिंग बंद कर देगी, कोचिंग अवैध है। बताइए, आप लोग कानूनी सलाह लेंगे इस बारे में? सर, अगर मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे टीचर लोग तो ये कह रहे हैं जी हम तो मरने के लिए तैयार हैं। अब क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? क्या हमारी फैमिली नहीं है? क्या हमें आगे फीस नहीं भरनी? क्या हमें आगे रेंट नहीं देने? अब तो फीस भी वापस करनी पड़ रही है। बिल्कुल करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल करनी पड़ेगी। जी हाँ, कोचिंग संचालकों के लिए इस समय एक यक्ष प्रश्न यह है कि किस तरीके से जो उन्होंने इतने साल 20-20, 25-25 साल साख बनाई है, उसको किस तरीके से पेरेंट्स तक आगे पहुंचाएं। मेरा आपके माध्यम से केवल इतना सवाल है शासन प्रशासन से, क्या एक शिक्षक आज माफिया बन चुका है? क्या वो अपराधी बन चुका है? यह वही शिक्षक है जो आपके लिए फौज तैयार करता है, सिपाही तैयार करता है। आपके डिपार्टमेंट में जितने कार्यकर्ता हैं, जो भी वहाँ पर अधिकारी हैं, उन्हें हम तैयार करते हैं। आज हमें इन्होंने रोड पे खड़ा कर दिया है, एक अपराधी की भूमिका में खड़ा कर दिया है, जबकि आपकी गलती कुछ नहीं है। हमारी कोई गलती नहीं है। जो कोचिंग सेंटर का नाम बदनाम कर रहे हैं, वहाँ पर कोई कोचिंग सेंटर था ही नहीं। जहाँ पे आपने बिल्डिंग में अपना कोचिंग किराए पे लिया है, वो तो आपके कोचिंग लेने से पहले ही बन चुकी थी। वो सन 1999 में तैयार था। कौन से किस जगह पे है वो? ये आप बस मुझे रोड का नाम कचहरी रोड, कचहरी रोड। जी, 1999 में तैयार उस था, समय MD approved यानी कि 27 साल में वो बिल्डिंग अवैध नहीं थी, आपका एक कोचिंग अवैध हो गया। केवल एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, केवल कोचिंग ही टारगेट क्यों है? उस बिल्डिंग में हर प्रकार की दुकानें चल रही हैं, सभी चीजों का कारोबार चल रहा है। अगर आग लगेगी, क्या कोचिंग में ही आएगी? क्या उस पूरे कॉम्प्लेक्स में नहीं लगेगी? इनके दोहरे मानदंड से इनके चरित्र पर दाग लगता है। ये समझिएगा, कोचिंग के खिलाफ आ चुकी है सरकार। और हम सरकार से हमेशा, शिक्षक हैं हम उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आज जो हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है, एक माफिया से भी बड़ा किया जा रहा है। जी हाँ, मैं कुछ लोगों से पूछूंगा। सर बिल्कुल अलग खड़े हैं, सुन रहे हैं। पहले आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, फिर पढ़ाई करी, अब जब जॉब नहीं मिला, देन यू स्विच ओवर टू कोचिंग बिजनेस। मैं बिजनेस नहीं कहूँगा, टू कोचिंग। तो अब आप इस पूरे सीन को देखकर क्या कहना चाह रहे हैं?
सर ऐसा नहीं है कि जो तैयारी करें हमें जॉब नहीं मिली। कुछ टीचर ऐसे भी है जॉब छोड़ के बच्चों की तैयारी कर रहे हैं। तो सोचा कि ऐसे कुछ बच्चों जितना हमें ज्ञान होगा कुछ बच्चों को जॉब पे लगाया जा सकता है। इस बड़ी बड़ी कोचिंग के साथ साथ कुछ छोटी कोचिंग वाले भी है, ठीक है, जो सिर्फ कहीं किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो सिर्फ किसके बारे में पूछे, किस किराए के बारे में पूछते हैं, भाई रेंट कितना होगा, उसी के हिसाब से अपना कोचिंग वगैरह चला सकते हैं। किसी बिल्डिंग मालिक से कोई ये तो नहीं पूछेगा जी हाँ जी पूरा नक्शा लेके आ जाओ या वो लेके आ जाओ। आज भी जो सीलिंग हुई तुरंत बुलाया गया, 30 मिनट का समय है, ठीक है। उस बिल्डिंग में एक डॉगी कुत्ता था, वो कुत्ता भी उन्होंने ज़बरदस्ती क्या कर दिया बंद, कि चाबी लेके आओ। है इस बात की वीडियो? हाँ, इस बात की वीडियो है। एक अगली कोचिंग में जो गार्ड था उस गार्ड को भी बंद कर दिया, बेचारा सो रहा था। वो सारी चीज़ें वीडियो है। फिर व्यवहार क्या हुआ, 30 मिनट का समय दिया, जैसे हम दौड़ लगा रहे हो कि यहाँ से भाग के जाओ, वीसी वाले को देखो 30 मिनट में एमडीए तक जा सकते हो, नहीं जा सकते। यानी एक फिजिकल की ये तो आपका मामला है, 30 मिनट में 100 क्वेश्चन करने वो इन्होंने अप्लाई वही वाली बात है। वहाँ से हटाने की बात, एक दो टीचर अगर कोई हमारे पक्ष में कोई राहगीर बोल भी रहा है, तू बता क्या है, टीचर है क्या है, तू करके बोल। हाँ, कौन है, तेरी कोचिंग कहाँ से, कौन सी कोचिंग है, भाई वो बेचारा चुपचाप हुआ, जेल डाल देंगे। वो बेचारा सामने आ भी रहा है तो कौन सामने आएगा। ये जो सारे लोग हैं, मैं अमित से कहूँगा, सारे लोग जब अपने स्टूडेंट्स के डेस्टिनेशन पे जाते हैं, उनकी वर्किंग प्लेस पर जाते हैं जहाँ वो काम करते हैं, तो वहाँ पर इन लोगों को वो सम्मान मिलता है जो इस बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। क्योंकि इन्हीं लोगों ने उस मुकाम तक उन बच्चों को पहुँचाया है जिनको कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। एक बात तो तय है, जब स्कूलिंग के बीच में और एजुकेशन के बीच में और जब वोकेशनल एजुकेशन के बीच में खाई और पहाड़ का फ़र्क है, तब ऐसे में ये कोचिंग्स उस एजुकेशन के डिफरेंस को पाटने की कोशिश करते हैं, बच्चों को कामयाब करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चिंता बिल्कुल जायज़ है और वो चिंता बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। कहीं पर भी ये पूरा जो ग्रुप है वो बच्चों की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इनके मान सम्मान पर चोट करना, जैसा कि यहाँ के एई बता रही हैं, वो एई ज़रा मेरे साथ चलिए और मैं बताता हूँ यहाँ का मेट, यहाँ का जेई, यहाँ के वीसी से नीचे के अधिकारी किस तरीके से कमाई करते हैं। अगर आप इतनी ही ईमानदार हैं तो यहाँ से बाहर निकलिए और हर उस बिल्डिंग को सील कीजिए जिसने नॉर्म्स तोड़े हैं। दूसरी बात, गुरु सम्मान चाहता है, चाहे वो मेरा गुरु हो या आपका गुरु हो। आपने भी देखा होगा कि कभी भी किसी दूसरे के गुरु मिल जाते हैं तो दोस्त भी पैर छूते हैं। ऐसे में क्या ये लोग सम्मान के हकदार नहीं हैं? ज़रा सोचिएगा। ये मुद्दा हम उठाते रहेंगे, आज से शुरुआत है। कोचिंग की वकालत हम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं वकालत कर रहे हैं। ना हम इस बात की वकालत कर रहे हैं कि पैरामीटर्स पूरे ना किए जाएं। हम इस बात की वकालत कर रहे हैं कि एक कानून पंचम तल से चलता है और उसकी पालन करने की जो प्रवृत्ति है वो भेड़ा चाल जैसी है। ना ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, ना वास्तविकता देख रहे हैं, सिर्फ सीलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। मैं हूँ के मेरे साथ हैं अमित, आप देख रहे हैं अपना जिला। आप इस मामले में क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर कोई कोचिंग पैरामीटर पूरा नहीं कर रहा है, हम उसके साथ नहीं हैं। मेरठ में कोचिंग संचालकों ने जनपद में कोचिंग संस्थानों को शैक्षणिक कार्य खोलने और कोचिंग संस्थानों पर की जा रही सीलिंग की कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग को लेकर एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। संचालकों का कहना है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित परस्पर विरोधी नियमों और प्रक्रियाओं के कारण कोचिंग संस्थान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिससे हजारों विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अपनी प्रमुख मांगों में संचालकों ने मांग की है कि जब तक कोई स्पष्ट व एक रूप नीति लागू नहीं हो जाती तब तक सीलिंग पर रोक लगाई जाए। निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए संस्थानों को कम से कम 2 माह का समय दिया जाए और शैक्षणिक कार्यों के संचालन के लिए कार्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। संचालकों ने प्रशासन से विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का निवेदन किया है। सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है उसके विरोध में हम लोग निरंतर सड़क पर हैं। पिछले 4-5 दिनों से जो ताबड़तोड़ सीलिंग का कार्य मेरठ में और आसपास में जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, हम उसके विरोध में आज यहाँ डीएम साहब से, कल हम लोग अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से मिले थे, आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहे हैं। और मिलने के बाद बात रखनी है हम लोगों को कि जो कोचिंग संस्थान है हमारे, वो
सीलिंग की कार्रवाई तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। पीड़ा यह है कि हम अपराधी नहीं है, हम वही शिक्षक हैं जो आपके लिए पुलिस बनाते हैं, आप अधिकारी को तैयार करते हैं। हम कोई अपराधी नहीं, हमें अपराधी ना ठहराया जाए। हम सभी गाइडलाइंस को मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, परंतु एक हमें 2 महीने का समय दिया जाए। आज स्थिति यह है कि हमें यही क्लियर नहीं है कि किस जगह हम कोचिंग चलाएं। हमें बेघर कर दिया है। डीएम साहब, हम वही शिक्षक हैं जो आप जैसे लोगों को सबको हमने तैयार किया है। हमें अपराधी ना ठहराया जाए। हम सभी शिक्षकों की यही मांग है कि प्लीज हम पे थोड़ा सा नरमी बरती जाए और हमें नियम में ढील दी जाए। पहाड़गंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पा की आड़ में चल रहे देह व्यापार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक डिकॉय ग्राहक भेजकर जाल बिछाया, जिसके बाद 2000 रुपए में सेक्स सर्विस ऑफर होते हुए स्पा पर छापा मार दिया गया। इस कार्रवाई में स्पा के मालिक और मैनेजर अजय मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मौके से 4 महिलाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। पुलिस की छापेमारी के दौरान ग्राहकों का रजिस्टर और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अब पूरे रैकेट और इसमें शामिल अन्य लोगों की गहन जांच की जा रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय युवक जैद की पीट कर हत्या कर दी गई। मुस्तफाबाद के रहने वाले जैद अपने साथियों के साथ स्विमिंग पूल में नहाने के लिए निकला था, तभी बंथला नहर रोड पर किसी बात को लेकर मोटरसाइकिल सवार युवकों से उसका विवाद हो गया। ये विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी पक्ष ने जैद के साथ जमकर मारपीट की, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद जैद के साथी उसे लेकर उसके घर पहुंचे, जहां से परिजन उसे आनन फानन में दिल्ली के अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में भारी आक्रोश है और पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई में जुटी हुई है। आज थाना लोनी बॉर्डर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जैद नामक लड़का जो मुस्तफाबाद लोनी का रहने वाला है, वह कहीं जा रहा था, जहां पर उसकी बाइक और एक कार में हल्की टक्कर हो गई थी, जिस पर उनकी कहासुनी हुई और कार में सवार लड़कों द्वारा उसकी पिटाई कर दी गई थी और उसे उसके साथियों द्वारा अस्पताल ले जाया गया था, जहां मृत घोषित कर दिया गया है। उसके परिवार द्वारा तहरीर प्रदान की गई, जिस पर FIR पंजीकृत किया जा रहा है। जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 53वें जन्मदिन के अवसर पर मेरठ कमिश्नरी चौराहे पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ विशेष आयोजन किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को जन्मदिन की बधाई दी और जनमानस के बीच शिकंजी वितरित की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी ने सामूहिक रूप से पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में सपा नेताओं और पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना की और उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद करते हुए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। आज हमारे लाखों करोड़ों युवा दिलों की धड़कन, हमारे देश के जनप्रिय युवा तुर्क, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आज 53वां जन्म दिवस आज हम सभी समाजवादी लोग बड़े हर्षोल्लास और खुशी के साथ मना रहे हैं। और यहाँ पे जो हम ये जल वितरण कर रहे हैं, अपना ठंडा दे रहे हैं उनकी खुशी में, और ये दुआ कर रहे हैं 53वें जन्म दिवस पे कि वे 2027 में आने वाले में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज हमारे तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए पीड़ित समाज, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक और दूसरे वंचित समाज के लिए आज एक त्योहार, आज एक पर्व का दिन है, क्योंकि हमारे पीडीए के नायक माननीय करोड़ों के दिलों की धड़कन, युवाओं के दिलों की धड़कन और किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मसीहा माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस है। आज हम इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ नाचते गाते हुए बड़ी खुशी के साथ पौधारोपण कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका।
कांग्रेस के कार्यक्रम छात्रों की गूंज अभियान के अंतर्गत संयोजक अवनीश काजला के नेतृत्व में मेरठ एक्शन टीम ने जनपद के विभिन्न कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसे पहले ही दिन हजारों छात्रों का जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ। अभियान के दौरान छात्रों ने मिस्ड कॉल देकर और एक फॉर्म भरकर शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी व पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की, जिस पर शहर संयोजक अवनीश काजला ने युवाओं की नाराजगी को जायज बताते हुए कहा कि छात्र अब अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। इस दौरान टीम ने आगामी कार्यक्रम के लिए छात्रों को अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया, जिसमें अजय चौधरी, वासु काजला, अजीम प्रधान, इमरान अख्तर, सुमित विकल, जुबेर खान, वासु चौधरी, सौरभ पठान, फरहान, हमजा व सोनम रानी सहित अन्य कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मेरठ के न्यूट्रिमा हॉस्पिटल ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए क्वेनल एट्रेसिया जैसी दुर्लभ और जानलेवा जन्मजात बीमारी से पीड़ित नवजात और शिशु मरीजों का अत्याधुनिक एंडोस्कोपिक तकनीक से सफल ऑपरेशन कर उन्हें नया जीवन दान दिया है, जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नवजात एवं ENT चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। क्वेनल एट्रेसिया एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें जन्म से ही बच्चे के नाक के पिछले हिस्से का प्राकृतिक मार्ग हड्डी या झिल्ली के कारण बंद होता है और दोनों नथुने बंद होने की स्थिति में नवजात शिशु को सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई, दूध पीने में परेशानी और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसे एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। इन सभी जटिल मामलों का सफल ऑपरेशन न्यूट्रिमा हॉस्पिटल के ENT एवं हेड नेक सर्जन डॉक्टर सुमित उपाध्याय के नेतृत्व में आधुनिक एंडोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किया गया, जबकि ऑपरेशन से पहले और बाद में नियोटोनोलॉजिस्ट एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित उपाध्याय के निर्देशन में अस्पताल की विशेष NICU टीम ने प्रत्येक मरीज की 24 घंटे गहन निगरानी, श्वसन प्रबंधन और उत्कृष्ट चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित की। डॉक्टरों की इस मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के तालमेल और समय पर मिल रहे सही इलाज की बदौलत बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं, सामान्य रूप से नाक से सांस ले रहे हैं और सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसके साथ ही अस्पताल का उद्देश्य आम जनता में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, ताकि समय पर पहचान कर मासूमों का जीवन सुरक्षित किया जा सके। आज की जो कॉन्फ्रेंस थी उसका आपका क्या उद्देश्य है? उससे एक कंजाइटल बायलेटरल कंजाइटल कोएनल एट्रेसिया जो है एक रेयर बीमारी है और बहुत जानलेवा बीमारी है। इसका इलाज बहुत कम सेंटर्स में उपलब्ध है, तो इस बीमारी के बारे में एक थोड़ा जन जागरूकता बढ़ाना और ये बताना कि अब इसका उपचार मेरठ में ही उपलब्ध है न्यूट्रिमा हॉस्पिटल में। तो जो बच्चे एकदम से नीले पड़ते हैं, हर वो नीला जो बच्चा पड़ रहा है वो केवल दिल की बीमारी से नहीं बट अन्य और कारण हो सकते हैं, तो उनको अच्छे सेंटर में दिखाने से जल्दी से उसकी डायग्नोसिस बनती है और उसका प्रॉपर उपचार सर्जरी के माध्यम से होता है। ये हम सबको बताना चाहते हैं कि इन बच्चों में जो कोएनल एट्रेसिया इतनी रेयर बीमारी है, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है और बच्चे ठीक होके घर जाके ठीक रहते हैं। तो इसका भले ही भगवान ने कोई भी चीज़ बना के भेजी है खराब, पर उसका इलाज पॉसिबल है और ये हर जगह पॉसिबल नहीं है, छोटी जगहों पे ये पॉसिबल नहीं है, पर न्यूट्रिमा अस्पताल में ये पॉसिबल है और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में ये पॉसिबल है। इसको नाक से सांस नहीं आ रहा था, नाक के छेद बंद था, तो फिर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और तब से मतलब अब बहुत पहले से बेहतर है तबीयत। अब ठीक है, अच्छे से सांस ले पा रहा है। बच्चे का बस नाक के अंदर से जो छेद बंद थे, सांस लेने में इसको दिक्कत थी और डॉक्टर सुमित सर ने इनको ऑपरेशन किया और जो पूरा स्टाफ है उसने बहुत अच्छे से इनकी केयर की बच्चे की। जो डॉक्टर सुमित है ना, उन्होंने बताया डॉक्टर सुमित इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं और जी वहाँ पे इसका इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा, इसलिए बोला था उन्होंने। बहुत अच्छा लगे, इलाज अच्छा हुआ जी, बढ़िया हुआ। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय द्वारा आयोजित 30 दिवसीय कार्यशाला का भव्य समापन हुआ, जिसमें बच्चों ने कथक, संगीत और चित्रकला के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शालिया राज ने कला और संस्कृति के महत्व पर जोर दिया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर पिंटू मिश्रा ने बच्चों के अनुशासन व समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास और उन्हें भारतीय सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने की दिशा में विश्वविद्यालय की एक सार्थक पहल रही। इनरव्हील क्लब ऑफ मेरठ ने 1 जुलाई को 2 जनहितैषी कार्य का सफल आयोजन किया। क्लब की अध्यक्ष रूपा रस्तोगी की अध्यक्षता में डॉक्टर दिवस के उपलक्ष्य में एक जरूरतमंद महिला मरीज को धन्वंतरी अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क प्रदान की गई। इसके बाद शिकारा कॉम्प्लेक्स के पास गंगा सहाय आयुर्वेदिक सेंटर पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टरों ने मरीजों का निःशुल्क
दिनांक, बीपी और शुगर चेक किया तथा किडनी की बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस सफल आयोजन के क्लब में सचिव वर्षा गर्ग, चारू गुप्ता, कल्पना, निरुपमा, अंजलि, शशि सिंघल, स्वाति गुप्ता, रश्मि कक्कड़ और प्रियंका बंसल सहित कई सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में 12 वर्षीय अनु उर्फ अनमोल 28 जून की सुबह लगभग 9 बजे से लापता है। बता दें, मोहल्ला पूर्वी पछाला कस्बा बुढ़ाना का रहने वाला है और उसके पिता का नाम कपिल कुमार है। बता दें, परिवार वाले पिछले कई घंटों से अन्नू की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल सका है। अन्नू के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उन्होंने आम जनता से मदद की गुहार लगाई है। यदि किसी को भी ये बच्चा कहीं दिखाई दे, इसके बारे में कोई भी जानकारी मिले तो दिए गए नंबरों 8218943214 और 9911029757 पर संपर्क करें। मेरठ में टारगेट क्रिकेट एकेडमी की टीम पर्पल और टीम ग्रीन के बीच फाइनल डे नाइट मुकाबला मंगलवार को पांडव नगर स्थित नारायणा पब्लिक स्कूल में खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए टीम पर्पल ने 25 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ग्रीन 8 विकेट खोकर मात्र 158 रन ही बना सकी। टीम ग्रीन की तरफ से अर्जुन मलिक ने सर्वाधिक 65 रनों का योगदान दिया, जबकि तुलसी गुप्ता ने 42 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम ग्रीन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुरुआती ओवरों में ही टीम ग्रीन के 3 विकेट गिर गए, लेकिन अर्जुन मलिक ने टीम को संभालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन इस दौरान प्रियंशिका सोनी का एक ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया। जब टीम ग्रीन को 60 बॉल में 93 रन चाहिए थे, तब प्रियंशिका सोनी ने एक ही ओवर में तुलसी गुप्ता और एक अन्य खिलाड़ी को बोल्ड करके मैच का रुख अपनी टीम की ओर कर दिया। हालांकि अर्जुन मलिक एंड तक अपनी टीम को जिताने की कोशिश करते रहे, लेकिन लगातार विकेट गिरने से टीम ग्रीन 158 रनों पर ऑल आउट हो गई। प्लेयर ऑफ द मैच ध्रुव कुमार को दिया गया, जिन्होंने 5 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट लिए, जिसमें एक ओवर मेडन भी रहा। मैच के समापन में क्रिकेट कोच अंजलि सिंह और गुंजन प्रजापति ने सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।